now we come to our longitudinal stress. Here we can see longitudinal stress act in longitudinal direction, in this direction and in this direction, right? So longitudinal stress will tend to move apart the cylinder in this direction and this direction, and our cylinder will tear apart from this point, right? In two cylinders, this part will be a cylinder and this part will also be a cylinder. ठीक है, तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस हमारे सिलेंडर को दो ट्रफ्स में कन्वर्ट कर देता है. जब टीयर अपार्ट करता है तो दो ट्रफ्स में डिवाइड कर देता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जब सिलेंडर को ब्रेक करता है तो दो अलग अलग सिलेंडर्स में ब्रेक कर देता है. ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से ये सिलेंडर इधर की तरफ मूव करेगा, ये टीयर अपार्ट होगा इधर से, इस पोजीशन से, राइट. प्रेशर है कितना, स्मॉल p, और ये एरिया कितना है, दिस एरिया, दिस इज पाई बाय 4 d स्क्वायर. सो फोर्स विल बी p इंटू पाई बाय 4 d स्क्वायर. नाउ रेजिस्टिंग एरिया, रेजिस्टिंग एरिया हमारा सिर्फ ये पोर्शन होगा कि नहीं होगा, दिस रिम, this will be our resisting area. So area of this resisting part will be pi by 4 d outer square minus d inner square, right? So our longitudinal stress will be this one. Is that clear? Can we move further? नाउ हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 3D स्ट्रेस सिस्टम पढ़ा हुआ था. ठीक है, कि कोई भी एक बॉडी है जिस पर 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस वर्क करते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड. ठीक है, तो सब पे डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3. फिर हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड. तो यहाँ पर नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा. उसका रिलेशन होता है सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. तो यहाँ पर सिर्फ दो ही स्ट्रेस वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से, सिग्मा 1, सिग्मा 2, दैट इज़ सिग्मा एल एंड सिग्मा सी. तो हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये आ जाएगा, और सर्कमफेरेंशियल, नेट सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ये आ जाएगा. ठीक है, नाउ थिक एंड थिन सिलेंडर्स के रिलेशन से थिकनेस ऑफ सिलेंडर यहाँ से आ जाएगी P इंटू कैपिटल D अपॉन 2 सिग्मा C. ये थिन सिलेंडर्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पर थिकनेस ऑफ सिलेंडर का ये रिलेशन था. ठीक है, इसका डेरिवेशन वहाँ पे दिया हुआ है, आपसे एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है. प्लस C. अब ये यहाँ पर C है एक अलावेंस फॉर रीबोरिंग. आप लोगों ने सुना होगा कि इंजन बहुत ज़्यादा धुआं देने लगता है, तो हम क्या करते हैं, इंजन को रीबोर कराते हैं. रीबोर कराने के बाद उसमें लाइनर डलता है. ठीक है, लाइनर पिस्टन के अकॉर्डिंग डलता है. फिर जो भी गैप रह जाता है उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम उस साइज़ का पिस्टन रिंग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो रीबोरिंग के लिए हमें यहाँ पर अलावेंस देना पड़ेगा. अगर हम अलावेंस नहीं देंगे तो अगर सिलेंडर की थिकनेस ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर की थिकनेस है, राइट.
अगर हम इसमें रीबोरिंग अलावेंस नहीं देंगे तो क्या हुआ, इस सिलेंडर को हमने रीबोर किया और सिलेंडर को रीबोर किया तो इतना मटेरियल हमारा निकल गया, इतना मटेरियल हमारा निकल गया। अब क्या हुआ, सिलेंडर की थिकनेस कम हो गई कि नहीं हो गई? सिलेंडर की थिकनेस डिज़ाइंड थिकनेस से कम हो गई। अब क्या होगा, जब इसमें गैसेस ट्रैप होंगी, प्रेशर क्रिएट होगा तो हमारा सिलेंडर बर्स्ट कर जाएगा, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, रीबोरिंग अलावेंस देते हैं। अगर थिकनेस 10 mm आ रही है तो रीबोरिंग अलावेंस देने के बाद हमारी थिकनेस हो जाएगी 12 mm। तो एग्जैक्ट हम जो सिलेंडर बनाएंगे वो 12 mm थिकनेस का बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब रीबोरिंग अलावेंस कितना देना है वो टेबल यहाँ पर दी हुई है, आपकी डेटा बुक में भी ये टेबल दी हुई होगी कि इंटरनल डायमीटर अगर इतना है तो रीबोरिंग अलावेंस इतना दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम दिस रिलेशन। थिकनेस ऑफ cylinder may vary from 4.5 mm to 25 mm or more depending upon the size of the cylinder। ठीक है। अब अगर डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया है कैपिटल D, तो हम थिकनेस इस रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर लाइनर की थिकनेस इस रिलेशन से आ जाएगी। लाइनर हमारे दो तरह के होते हैं, वेट लाइनर एंड ड्राई लाइनर। वेट लाइनर की थिकनेस इस रिलेशन से आ जाएगी। ठीक है। वाटर स्पेस के बीच में हमें वाटर जैकेट और लाइनर के बीच में हमें कितनी स्पेस देनी है वो हमें इस रिलेशन से पता चल जाएगी। क्लियर है ये चीज़?